हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 9 दैट इज इंटरनेशनल प्राइसिंग, और हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था प्राइसिंग मेथड्स के बारे में और इनको टर्म्स के बारे में, राइट? तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की, कैसे आप अपने इग्नू के एग्जाम्स को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहती हैं मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, और जहाँ तक रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज हम ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में। देखिए, जब बिजनेस फर्म इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है, ठीक है, वहाँ पे जो कंजम्पशन पैटर्न है कंज्यूमर्स का, वहाँ पे जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसको समझती है और उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फ्रेम करना शुरू कर देती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, जो फर्म होती है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देती है और एक टाइम आता है कि जब वो अपनी सब्सिडरीज फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश कर देती है, राइट? अब जब बिजनेस फर्म अपनी सब्सिडरीज को फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश कर देती है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहां से कुछ ट्रेडिंग प्रोसेस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वहां से गुड्स भी ट्रांसफर होंगे, सर्विसेज भी ट्रांसफर होंगी, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि एक ही डिवीजन से जब गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर की जाएं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको कहते हैं हम ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। So transfer pricing is an accounting practice that represents the price that one division in a company charges another division for the goods and services provided. In other words, transfer pricing is the setting of the price for the goods and services sold between entities within an एंटरप्राइज। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल समझें, आगे मैं आपको और अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगी, लेकिन अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज समझाऊं आपको, तो लेट्स से कि एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, ये क्या है, हमारी पेरेंट कंपनी है, ओके। और एक कंपनी है हमारी कंपनी बी, जो कि कहाँ पे है, फॉरेन कंट्री में। ये क्या है, पेरेंट है और ये इसकी सब्सिडरी है, ओके। जब इनके बीच में गुड्स और सर्विसेज की ट्रेडिंग शुरू होती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। इसीलिए बोला गया है एक डिवीजन के अंदर हो रही, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग अलाउज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन अ सब्सिडरी एंड एफिलिएट और कॉमनली कंट्रोल्ड कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ द सेम लार्ज एंटरप्राइज, ठीक है। आई होप ये लाइन अब क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, उसके दो डिवीजन है, ओके। डिवीजन ए क्या करता है, सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करता है, वहीं डिवीजन बी का क्या वर्क है, वो कार्स को मैन्युफैक्चर करता है, ओके। अब डिवीजन ए क्या करता है, सॉफ्टवेयर सेल करता है दूसरी कार मेकर्स कंपनी को और अपने डिवीजन बी को भी, ठीक है। अब डिवीजन बी क्या करता है, इसके बदले पे करता है डिवीजन ए को, और किस बेसिस पे पे करता है, मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस बेसिस पे करता है। जैसे और कार मेकर्स उसे पे कर रहे हैं, सिमिलर पैटर्न पे सेम मार्केट प्राइस पे डिवीजन बी भी डिवीजन ए को पे करता है, ओके। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि डिवीजन बी क्या करता है, जो मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है उसी के बेसिस पे वो डिवीजन ए को पे करता है, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मार्केट प्राइस पे ही पे किया जाए, क्योंकि जब कंपनीज इंटरडिपेंडेंट हैं, कंट्रोल करी जा सकती है, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो अपनी सब्सिडीज को कंट्रोल कर ही सकती है ना। तो जब सब्सिडीज को कंट्रोल कर सकती है तो उनके प्राइजेस को भी तो कंट्रोल कर सकती है, उसको भी तो मैनिपुलेट कर सकती है, राइट?
तो यहाँ पे बिजनेस फर्म क्या करती हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का बेनिफिट लेने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कैसे ये भी डिस्कस करते हैं। अगर हम यही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि डिवीजन ए ने जब सॉफ्टवेयर सेल किया डिवीजन बी को, तो मार्केट प्राइस पे ना सेल करके या मार्केट प्राइस को कंसिडर ना करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइसेस को अपने लोअर कर दिया। ठीक है, किसके लिए किया, डिवीजन बी के लिए किया। ठीक, अब जब प्राइसेस को लोअर कर दिया तो डिवीजन ए का प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, राइट। लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, डिवीजन बी को मिलेगा, राइट, क्योंकि पहले उनको जो मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा था उसके बेसिस पे करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब डिवीजन ए ने अपने प्राइसेस को लोअर कर दिया है तो डिवीजन बी को यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। ठीक, जब डिवीजन बी को कम पे करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो डिवीजन बी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर आप इस चीज को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो आप ये क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हुए उनका रिजल्ट क्या रहा, जीरो रहा। क्यों, क्योंकि जब डिवीजन ए ने क्या किया, अपने प्राइजेस को लोअर किया। ठीक, जब प्राइजेस को लोअर किया तो इनका प्रॉफिट भी कम हो गया, रेवेन्यू भी कम हो गया। ठीक है, वहीं डिवीजन बी के साथ क्या हुआ, डिवीजन बी की कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया और रेवेन्यू बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो सिचुएशन है वो नलिफाई हो जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की हेल्प से जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो टैक्स को बचाने की कोशिश भी करती हैं। ठीक है, अब ये कैसे करती हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि डिवीजन ए एक हाई टैक्स कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है, ओके, और डिवीजन बी हमारी एक लो टैक्स कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस फर्म क्या करती हैं टैक्स को बचाने के लिए, देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया था कि डिवीजन ए ने अगर अपने प्राइसेस को लोअर कर दिया तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और रेवेन्यू भी कम जनरेट होगा। तो जब डिवीजन ए एक हाई टैक्स कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है तो वहां पे वो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उसको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म्स यहाँ पे क्या करती हैं कि अपने डिवीजन ए की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको रिड्यूस करती हैं। ठीक है, और यहाँ की जो सेविंग्स होती है वो कहाँ लगाती हैं, डिवीजन बी में लगाती हैं, क्योंकि डिवीजन बी में जो टैक्स है वो कम है, जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है, और डिवीजन ए की जो भी सेविंग्स होती हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करती हैं, डिवीजन बी में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक, तो इस तरह से वो टैक्स से बचने की कोशिश करती हैं, या मैं कहूँ टैक्स इवेजन की कोशिश करती हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। हालांकि आपके बुक में इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कोशिश की कि आपको डिटेल में समझा सकूं। आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। चलते हैं अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पे, डिस्कस कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू ट्रांसफर प्राइसिंग। सबसे पहला है हमारा ट्रांसफर एट कॉस्ट मेथड। अब इस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या होता है कि जब गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कॉस्ट पे ही ट्रांसफर किया जाता है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स को, उसकी जितनी भी कॉस्ट आई उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो उतनी ही कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देती है दूसरे यूनिट या दूसरे डिवीजन में। अपना कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे वो नहीं कमा पाती है। ठीक है, द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव मेथड इज टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉस्ट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that lower cost leads to better performance by the affiliate. This keeps duties at receiving ends to the minimum. Manufacturing unit does not make any profit on the transfer sale. However, the receiving unit is expected to make profit because the cost is minimum. ठीक है, तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जब यहाँ पे वो कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट पे ही प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रही है, तो वहाँ पे उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो रिसीविंग यूनिट है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ट्रांसफर की जा रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हो सकता है, राइट। और यहाँ पे जब उनके परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट होगा तो प्रॉफिट्स भी जनरेट ज्यादा होंगे, रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है वो
मिनिमम लग रही है, ठीक है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस मेथड। तो अभी हमने कॉस्ट मेथड डिस्कस किया जिसमें हमने बात करी कि जो प्राइसिंग रखी जाती है या फिर जो प्राइस रखा जाता है प्रोडक्ट का, किसके बेसिस पे रखा जाता है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जो कॉस्ट आई उसके बेसिस पे। ठीक, अब कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है, जब कॉस्ट के साथ कुछ और अमाउंट को ऐड किया जाता है या फिर एक परसेंटेज को ऐड किया जाता है कॉस्ट के प्रोडक्ट के साथ, उसको कहा जाता है कॉस्ट प्लस मेथड। सीधा सीधा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो कॉस्ट आई है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या सर्विस को बनाने में वो तो लगेगी ही, प्लस जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा हमने कॉस्ट प्लस मेथड को डिस्कस किया था, वही सिमिलर बेसिस पे ही है। ओके, तो cost plus method attempts to add some amount or percentage to the cost of the product. This method recognizes the principle that profit must be shown for every product or service at every stage of the movement. This method is acceptable to both transferor as well as transferee divisions. आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल लिया था cost plus method में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस लेट से 100 रुपीज है, ठीक है, और अगर कंपनी इसमें एक अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है, लेट से 50 रुपीज पर यूनिट ऐड कर रही है, तो वो जो प्रोडक्ट मार्केट सेल करेगी वो 150 रुपीज के बेसिस पे सेल करेगी। 50 रुपीज क्या हो गया, उसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो ये किस में होगा, हर एक प्रोडक्ट या हर एक सर्विस में और हर एक स्टेज में ऐड करेगी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है, दोनों ही इसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आपका ट्रांसफरर हो और चाहे आपका ट्रांसफरी हो। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। अब एक जब पर्टिकुलर मार्केट में जब बायर और सेलर आमने सामने आते हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस से क्या मतलब, वो प्राइस जो आपकी मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म्स होती हैं इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस की हेल्प से जो फर्म्स होती हैं उनको अपने डिवीजन के बारे में भी नॉलेज होती है कि उनकी डिवीजन किस तरह से वर्क कर रही है, उनकी जो यूनिट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि जब बिजनेस फर्म यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकती हैं, प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकती हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके डिवीजन की जो परफॉर्मेंस है यहाँ से प्रॉपरली एनालाइज की जा सकती है। ठीक है, लेट्स से कि कोई एक डिवीजन है, उसने प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया अपनी पेरेंट कंपनी से ही। ठीक है, अब अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। ठीक है, जब मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल होगा तो जो डिवीजन की परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, एनहांस करेगी। तो यहाँ से जो पेरेंट कंपनी है उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा डिवीजन उनका ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिवीजन उनका कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे वो आगे एफर्ट डालती है। ठीक, अंडर दिस मेथड ट्रांसफर इज मेड ऑन फॉरेन मार्केट प्राइस. It may therefore be too low for the selling subsidiaries and the production cost may not be covered. This method enables a company to establish its name or franchisee in the new market without undertaking production there. Last point है इसका transfer at arm's length price. देखिए आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, अगर कोई बिजनेस एंटिटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई पेरेंट कंपनी है और कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो जो पेरेंट कंपनी है उसका पूरा होल्ड रहता है सब्सिडरी कंपनी पे, राइट, तो उसके प्राइसेस को भी मैनिपुलेट कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्म्स लेंथ प्राइस का क्या मतलब होता है कि जो प्राइसिंग टेक्निक यूज की जाए वो फेयर होनी चाहिए। जिस तरह कोई बिजनेस फर्म अगर एक नॉन रिलेटेड एंटिटी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है और वहां पे जो प्राइसेस को सेट करती है उसी बेसिस पे उसे अपनी जो कंट्रोल्ड फर्म है या रिलेटेड एंटिटी है उसके साथ भी सेम प्राइसिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए, मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, so arm's length price means a fair price of the goods transferred or services rendered. In other words, the transfer price should represent the price which could be charged from an independent party in uncontrolled conditions. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बिजनेस यूनिट
कोई प्रोडक्ट को अगर ट्रांसफर कर रही है या फिर सर्विस रेंडर कर रही है किसी दूसरी बिजनेस यूनिट को, तो वो फेयर प्राइस चार्ज करे। ठीक, अब यहाँ पे फेयर प्राइस का क्या मतलब है, जो भी बिजनेस यूनिट अगर कोई नॉन रिलेटेड एंटिटी के साथ जब ट्रांजैक्शन करती है तो वो ट्रांजैक्शन कैसा रहता है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन रहता है। ठीक है, तो वहां पे जो वो प्राइसेस को चार्ज करती है, सिमिलर बेसिस पे वो अपनी जो रिलेटेड एंटिटीज हैं उनसे भी सेम बेसिस पे, सेम पैटर्न पे प्राइसेस को चार्ज करे, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। ठीक, the arm's length price means that entities that are related via management, control or capital in their control transactions should agree the same terms and conditions which would have been agreed between non-related entities for comparable uncontrolled transactions. So I hope आपको अब ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही important ये टर्म है आर्म्स लेंथ प्राइस। इससे स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस को डिफाइन करिए। ठीक है, तो इसको याद रखिए क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग की बात जब भी आएगी तो आर्म्स लेंथ प्राइस की बात हमेशा आती है। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटर ट्रेड। अब काउंटर ट्रेड क्या होता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को जब गुड्स और सर्विसेज के बदले ही एक्सचेंज किया जाता है, उसको कहते हैं हम काउंटर ट्रेड। यहाँ पे हार्ड करेंसी को नहीं यूज किया जाता, मतलब यहाँ पे जो हमारी करेंसी है उसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को गुड्स और सर्विसेज से ही एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे हार्ड करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इस तरह के ट्रेड को डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा यूज करती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और क्रेडिट फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, जब उनके पास करेंसी की शॉर्टेज है तो क्रेडिट फैसिलिटी को मीटअप करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में काउंटर ट्रेड ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज को ही एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो कोका कोला रिसीव्ड टोमेटो पेस्ट फ्रॉम टर्की, ऑरेंजेस फ्रॉम इजिप्ट एंड बियर फ्रॉम पोलैंड इन एक्सचेंज फॉर कोक। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स के बीच में ही एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे जो करेंसी है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं कि काउंटर ट्रेड के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला पॉइंट है हमारा, काउंटर ट्रेड फैसिलिटेट्स एक्सेस टू न्यू मार्केट। अब ऐसी कंट्रीज जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज लिमिटेड है या क्रेडिट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या फॉरेन मार्केट में इजीली एंटर कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। लेकिन काउंटर ट्रेड की हेल्प से ऐसी कंट्रीज न्यू मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकती हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी है उसका जीरो इन्वॉल्वमेंट है। राइट, पॉइंट है counter trade provides a trade financing alternative to the countries having adverse balance of payment। अब जिन कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स कंडीशन में है वहां भी आपका काउंटर ट्रेड बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में है, एडवर्स कंडीशन में, इसका मतलब है कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। और अगर अब हम फॉरेन मार्केट में एंटर करते हैं, वहां पे ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और डिटोरिएट हो जाए और खराब हो जाए। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में काउंटर ट्रेड बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी करेंसी है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, काउंटर ट्रेड फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू गवर्नमेंट। अब अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रही है तो क्या वो अकेले ट्रेड कर सकती है? नहीं कर सकती है, उसके साथ दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। राइट, तो काउंटर ट्रेड भी हेल्प करता है किसमें? बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में। मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्री, दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जब ट्रेड में, तो वो कंट्री को भी डेवलप करता है, साथ ही साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप एडवांटेज क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं प्राइसिंग इश्यूज इन काउंटर ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द वैल्यू प्रपोजिशन में बी अनसर्टेन। अब क्या आप ओरिजिनल डायमंड और जो आर्टिफिशियल डायमंड है उनको सेम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं,
है ना। लेकिन अगर हम इन दोनों गुड्स को एक साथ एक्सचेंज करते, एक दूसरे से अगर एक्सचेंज करते, तो क्या हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब ये है कि हमने समझ लिया कि दोनों एक ही वैल्यू के, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम काउंटर ट्रेड में प्रॉपरली जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। काउंटर ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप इजिली नेगोशिएट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, जो सामने वाली पार्टी है वो आपको वो प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो आप एक्सचेंज में सामने वाली पार्टी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो प्रोडक्ट ही ना लेना हो, तो क्या ये एक्सचेंज कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगोशिएट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियली हायर कॉस्ट। अब जब प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो भी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि जो काम हो सकता है हम कैश के थ्रू कर सकते, हार्ड करेंसी के थ्रू कर सकते थे, अब यहाँ पे काउंटर ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट से सर्विसेज को ही एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज किया जा रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने में या ट्रांसफर करने में ओवरहेड चार्जेस ज्यादा आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, तो इन ऑल जो कंपनी है उसकी कॉस्ट और प्राइसिंग पे इसका अफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसका ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक। लास्ट पॉइंट है इसका प्रोटेक्शनिज्म। काउंटर ट्रेड हिंडर करता है हमें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने से, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक ऑब्स्टिकल के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जा रहा है और मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँ तो नैरो हो जाता है, ठीक है। आप सब जगह हर कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो थोड़ा यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को भी अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं, जो कि ट्रेड को रोकता है ना। क्योंकि जो कंट्रीज है वो नहीं चाहती कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आके उनकी मार्केट को एक्सप्लॉइट करें, तो इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को अडेप्ट करती हैं ताकि वो कुछ ही कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके और इजिली अपनी मार्केट को चला सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बार्टर ट्रेड के बारे में। Bartering is the oldest counter trade arrangement. It is direct exchange of goods and services with an equivalent value but with no cash settlements. The bartering transaction is referred to as a trade. For example, a bag of nuts might be exchanged for coffee beans or meat. So I hope आपने barter system के बारे में पढ़ा ही होगा और आप जानते ही हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर परचेज। तो देखिए, काउंटर परचेज क्या होता है, जब एक्सपोर्टर कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है इंपोर्टर को, और बदले में इंपोर्टर क्या करता है कि वो एक्सपोर्टर को कोई दूसरी गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक्सपोर्टर अपने गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्टर को देता है और बदले में कोई और प्रोडक्ट या और कोई सर्विस को इंपोर्टर से लेता है, लेकिन एक स्पेसिफाइड पीरियड में, ठीक। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल को पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, पेप्सी कोला सोल्ड कॉन्सेंट्रेट्स इन द यूएसएसआर एंड गॉट पेड इन रूबीज, which according to the agreement with Russia, these rupees were sent for the purchase of Russian products like vodka and wine. यहाँ पे पेप्सी कोला ने क्या किया, जो उसकी ड्रिंक की कॉन्सेंट्रेट थी उसको यूएसएसआर में सेल करा, ठीक है, और उसके बदले उसे रूबीज मिली, ठीक। अब इस रूबीज का क्या किया, उसने वहां के जो रशियन प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज किया, जैसे कि वोडका हो गया या वाइन हो गया, ठीक। सो इन ऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हालांकि उसको रूबीज मिले, वो मानती हूँ कि करेंसी मिली, लेकिन उस करेंसी का यूज क्या किया गया, कोई प्रोडक्ट को परचेज किया गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक प्रोडक्ट के बदले एक प्रोडक्ट को ही एक्सचेंज किया गया है, ठीक है। तो अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और एक बार इसको डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। So in counter purchase agreement, seller receives the full amount in cash but agrees to spend an equal amount of money in that country within a given time. In contrast to bartering,
both parties pay for their purchases in cash but agrees to fulfill their counter कमिटमेंट। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टली गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन काउंटर परचेज में क्या होता है, जब गुड्स लिए गए उसके बाद अगर उसका पेमेंट उसको करेंसी में होता है तो उस करेंसी का यूज क्या किया जाता है, किसी और प्रोडक्ट को परचेज करने में किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम काउंटर परचेज। आई होप ये क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा कॉम्पेंसेशन ट्रेड या फिर जिसको कहा जाता है बायबैक। अब इसमें क्या होता है, देखिए सेलर है यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, किसी फॉरेन कंपनी को प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, ठीक है, और इन्होंने परचेज कर ली। अब इसके बदले बायर क्या करेगा, इससे बने हुए प्रोडक्ट्स, जैसे जिस प्लांट में बना या जिस मशीनरी से या जो टेक्नोलॉजी यूज करके जो भी प्रोडक्ट को फॉर्म किया गया वो किससे देगा, सेलर को देगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बायबैक या कॉम्पेंसेशन ट्रेड। सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई बिजनेस फर्म या कोई भी कंपनी जब मशीनरी, फैक्ट्री या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है किसी दूसरी कंपनी को, और जो दूसरी कंपनी है वो इन सब चीजों को यूज करके कोई प्रोडक्ट को फॉर्म करती है, तो वो प्रोडक्ट जब वो सेलर को बेच देती है तो उसे कहते हैं हम बाय बैक। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा स्विच ट्रेडिंग। Switch trading involves the role of third party in a counter trade transaction. If a seller in the counter trade does not want goods offered by the buyer as payment, it may bring in third party to dispose of the merchandise offered by the buyer. अब इसको भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो पोलैंड एक्सपोर्टर है वो इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, किसे, ग्रीस इंपोर्टर को। ठीक है, अब ग्रीस इंपोर्टर ने बोला कि वो बदले में प्रोसेस्ड फूड शिप करेगा, लेकिन पोलैंड एक्सपोर्टर ने कहा कि नहीं, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं लेगा। ठीक है, तो अब ग्रीस इंपोर्टर क्या करता है, जो अपना प्रोसेस्ड फूड है वो किसको देता है, जर्मन कंपनी को शिप कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, अब जो ग्रीस इंपोर्टर है उसने पोलैंड एक्सपोर्टर को बदले में तो कुछ प्रोवाइड किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस्ड फूड ग्रीस इंपोर्टर ने जर्मन कंपनी को शिप किया था, सेल किया था, तो उसके बदले जो भी हार्ड करेंसी बनती है दैट इज यूरोस, वो किसको मिल जाती है, पोलिश एक्सपोर्टर मतलब पोलैंड एक्सपोर्टर को मिल जाएगी। ठीक है, so an exporter in Poland exports transport equipment to Greece and in return does not want processed food from the importer of Greece as payment. It can sell the processed food to a German company which will pay in euros to the Polish exporter which is hard and convertible currency. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्विच ट्रेडिंग। तो जहां पे एक पार्टी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं परचेज करना चाहती है तो वो क्या करती है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करती है और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ठीक, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन हुई, जर्मन कंपनी हुई, क्योंकि यहाँ पे जो पोलैंड एक्सपोर्टर था उसको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना था, इसलिए जर्मन कंपनी क्या बनी, हमारी थर्ड पार्टी बनी और इसने यूरोस प्रोवाइड किए पोलैंड एक्सपोर्टर को। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफसेट। सो ऑफसेट इज द टाइप ऑफ काउंटर ट्रेड which is mostly related to very high value of exports or medium to high technology capitals goods supplied by multinational corporations or a major manufacturer. It may be in many forms such as co-production, license production, subcontractor production, technology transfer, overseas investment, research and development, technical assistance and training और patent अग्रीमेंट्स। ऑफसेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को बैलेंस करना, है ना, बराबर कर देना, राइट। ये ऑफसेट दो तरीके से किया जाता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑफसेट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑफसेट। ठीक है, एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑफसेट समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, सपोज कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो क्या करता है, पैसेंजर प्लेन को सेल करता है किसी दूसरी कंट्री के बायर को। ठीक, और जो दूसरी कंट्री का बायर है वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे एयरक्राफ्ट सेल कर दो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो मैं अपनी कंट्री के लगाऊंगा, अपनी तरफ से लगाऊंगा। जैसे कि अगर हम कंसिडर करें कोई एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, ठीक है, उसने पैसेंजर प्लेन बनाया और किसी दूसरी कंट्री में उसको सेल कर दिया। अब जो
बायर कंट्री है वो क्या करेगी, उसमें विंडोज लगाएगी या डोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑफसेट। द ऑफसेट इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन some components of the items sold are to be manufactured within the buyer's country and that the seller agrees to buy those components to use them in house, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट ऑफसेट। द ऑफसेट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट when the buyer requires the seller to enter into a long-term industrial or other cooperation and investment, but this cooperation or investment is not related to the goods supplied by the seller। तो इनडायरेक्ट ऑफसेट में क्या होता है, जो बिजनेस फर्म है, जो कंपनी है, वो डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट में या उसी गुड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, किसी और प्रोडक्ट, किसी और गुड्स में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, here instead of buying the spare parts of the passenger plane from the buyer's country, the seller agrees to invest in chipboard factory in the buyer's country. Now the chipboard is not related to the passenger plane. This is called indirect offset। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे डायरेक्ट ऑफसेट में क्या हुआ था, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी थी उसने एयरक्राफ्ट को सेल कर दिया था और उसमें जो बायर कंपनी थी उसने स्पेयर पार्ट्स लगा के जो आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी उसको वापस कर दिया था, ठीक। लेकिन इनडायरेक्ट ऑफसेट में क्या होता है, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट में ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि जो सेलर है वो किसी और प्रोडक्ट में, किसी और प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें इनडायरेक्ट ऑफसेट में क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द पैसेंजर प्लेन फ्रॉम द बायर्स कंट्री, सेलर अग्रीज टू इन्वेस्ट इन चिपबोर्ड फैक्ट्री। अब ये क्या चिपबोर्ड फैक्ट्री पैसेंजर प्लेन से कहीं भी रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑफसेट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट है हमारा क्लियरिंग अरेंजमेंट्स। दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इन द शेप ऑफ एन अग्रीमेंट under which agreed volume of goods are imported and exported over a specific time period without the payment of foreign currencies. At the end of the agreed time period, the balance is settled in an agreed foreign currency, for example US डॉलर। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंट्री ए हमारी एक्सपोर्टर कंट्री है और कंट्री बी क्या है, हमारी इम्पोर्टर कंट्री है, ठीक है। अब कंट्री ए क्या करती है, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है कंट्री बी को, ठीक। अब कंट्री बी को इसके बदले उन्हें कुछ पेमेंट देने की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब कंट्री बी डायरेक्टली कंट्री ए को पेमेंट ना दे के क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट को पेमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये पेमेंट किस में होगा, लोकल करेंसी में होगा, ठीक है। क्योंकि जब कंट्री बी अपनी गवर्नमेंट को पेमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो लोकल करेंसी में प्रोवाइड करेगी, राइट। अब कंट्री बी की गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्री ए की गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगी कि हाँ हमको पेमेंट मिल गई है, ठीक है। अब जब कंट्री ए की गवर्नमेंट को ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ पेमेंट आ गई है, पेमेंट मिल गई है, उसके बाद कंट्री ए की गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री ए के एक्सपोर्टर को पेमेंट करती है। अब ये किस में पेमेंट करेगी, लोकल करेंसी में ही करेगी, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्लियरिंग अरेंजमेंट, जहां पे फॉरेन करेंसी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा, कंट्री ए ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए किसको, कंट्री बी को, और कंट्री बी ने डायरेक्टली कंट्री ए को जो पेमेंट है वो नहीं प्रोवाइड किया, क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को पेमेंट प्रोवाइड किया, वो भी किसमें, लोकल करेंसी में, ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कंट्री बी की नोटिफाई किया, बता दिया कंट्री ए की गवर्नमेंट को कि उनको मनी रिसीव हो गया है, उनको पैसे रिसीव हो गए हैं, पेमेंट आ गई है, ठीक। अब कंट्री ए की गवर्नमेंट को जब ये क्लैरिटी मिल जाती है, जब कंफर्मेशन मिल जाती है कि पेमेंट मिल गया है, उसके बाद कंट्री ए की गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कंट्री के एक्सपोर्टर को पेमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी किसमें, लोकल करेंसी में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्लियरिंग अरेंजमेंट कहते हैं। अब एक बार पीछे इसको पढ़ लेते हैं। Both the countries sign an agreement for the period of 1 year. The exporter of a country A will send the shipment to the importer of country B, who, instead of paying directly to the exporter of country A
for the shipment will pay to their government in their local currency. The government of country B will just inform the government of country A that the payment has been received. On the information of the government of country B, the government of country A will pay to their exporter in their local currency. The exporter of country B and importer of country A will also do the same transaction. मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ भी सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.